नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे भारत की कृषि के बारे में, मिट्टी से लेकर पूरे सिस्टम तक ये आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत की 2/3 आबादी, जी हाँ, 2/3 लोग सीधे तौर पर खेती बाड़ी से जुड़े हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा उद्योग नहीं है, ये तो करोड़ों लोगों की जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों है। फिर देखेंगे कि गुजारे के लिए खेती और मुनाफे के लिए खेती में क्या फर्क है। इसके बाद बात होगी मौसम के हिसाब से होने वाली फसलों की, हमारे देश की पैदावार की, और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और यह बिल्कुल सच है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब सिर्फ हमारे लिए खाना ही नहीं उगाती, बल्कि कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल भी यहीं से आता है। तो आखिर खेती इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली और सीधी बात तो यह है कि हमारी थाली में जो खाना है वो यहीं से आता है। दूसरी बात, सोचिए, कपड़े की मिलें कैसे चलेंगी अगर कपास ना हो? तो कच्चा माल भी यहीं से मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी चाय, कॉफी, मसाले, ये सब दुनिया भर में जाते हैं और देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और खेती के तरीकों को समझते हैं। भारत में ना एक ही जमीन पर खेती की दो अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक वो जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए की जाती है, और दूसरी वो जो बड़े पैमाने पर बाजार में बेचने के लिए होती है। इस फर्क को समझने के लिए चलिए आपको मिलवाते हैं असम की एक लड़की रिंझा से। उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो अपने परिवार को देखती है जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हुए, वहां के पेड़ पौधों को काटकर और फिर जलाकर खेती के लिए जमीन तैयार करते हुए। बस यही कहानी हमें ले जाती है गुजारे वाली खेती की दुनिया में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही स्लैश एंड बर्न, या जिसे कर्तन दहन खेती भी कहते हैं, उसी को दिखा रही है। जैसा कि रिंझा की कहानी में था, किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, सूखी वनस्पतियों को जला देते हैं, और जो राख बचती है वही मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो रिंझा का परिवार जो खेती कर रहा है, उसे कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, मतलब बहुत पुराने तरीकों से खेती। इसमें जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर घर के ही लोग साधारण औजारों जैसे कुदाल, खुरपी से काम करते हैं। सब कुछ मॉनसून और जमीन की कुदरती उपजाऊ शक्ति पर टिका होता है, और इसी वजह से पैदावार अक्सर बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। और मजे की बात यह है कि खेती का ये तरीका सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में होता है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इसे झूमिंग कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेवर, और अगर दुनिया में देखें तो मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका। देखिए, तरीका एक ही है, बस जगह जगह पर नाम बदल जाते हैं। तो अब दोनों में फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है ना? एक तरफ है गुजारे वाली खेती, जिसका मकसद सिर्फ परिवार का पेट भरना है। इसमें लागत कम, घर के लोग और कुदरती खाद। दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जिसका एक ही मकसद है बाजार में फसल बेचना और मुनाफा कमाना। इसमें खूब पैसा लगता है, बढ़िया बीज, खाद, कीटनाशक, सब कुछ। यही वो दो तस्वीरें हैं जो भारत के गांवों की हकीकत बयां करती हैं। और जब हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्लांटेशन फार्मिंग, या रोपण कृषि। इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है, जैसे चाय के बागान, कॉफी के बागान, या फिर केले के खेत। ये सब इंडस्ट्रीज और बाजार के लिए होते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि खेती कैसे होती है। अब जरा ये देखते हैं कि कब होती है, क्योंकि भारत में खेती का पूरा खेल मौसम की ताल पर चलता है, और इस ताल के हिसाब से हमारे यहाँ 3 मुख्य फसली मौसम हैं। ये टेबल इसे एकदम आसान बना देती है। देखिए, सबसे पहले है रबी। ये सर्दियों की फसल है, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना। फिर आता है खरीफ का मौसम, जो मानसून के शुरू होते ही आ जाता है। इसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें होती हैं। और हाँ, इन दोनों के बीच में गर्मियों का एक छोटा सा मौसम भी है, ज़ैद। इसमें तरबूज, खीरा, ये सब उगाया जाता है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग मौसम, इनसे मिलकर हमारे देश में पैदा क्या क्या होता है। आप कह सकते हैं कि ये भारत का अन्न भंडार है, जिसकी विविधता हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, हमारे पास क्या नहीं है। खाने के लिए चावल, गेहूं, बाजरा जैसे अनाज हैं। प्रोटीन के लिए तरह तरह की दालें हैं। पेय पदार्थों में चाय और कॉफी की तो बात ही अलग है।
तेल के लिए मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और कपड़े के लिए कपास और जूट। और इन सब के अलावा फलों और सब्जियों की तो गिनती ही नहीं है। और ये तस्वीरें इसी विविधता का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ देखिए चावल, जो कि खरीफ की फसल है और करोड़ों भारतीयों का मुख्य भोजन है, और दूसरी तरफ है चाय, एक बागानी फसल जिसे हम पीते भी हैं और बाहर बेचकर कमाते भी हैं। एक और उदाहरण देखिए, यह है कपास। ये भी खरीफ की फसल है, लेकिन इससे हम खाते नहीं, पहनते हैं। कपड़ा उद्योग इसी पर टिका है। और इसके बगल में है केले, जो बागवानी की एक अहम फसल है। तो देखा, खाने की चीजों से लेकर पहनने की चीजों तक, यही तो है भारतीय कृषि की असली पहचान। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, भविष्य की तैयारी। इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय खेती के सामने क्या चुनौतियां थीं और उनसे निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो ये कि जमीन का इस्तेमाल तो लगातार हो रहा था, लेकिन खेती के तरीकों में कोई बड़ा आधुनिक बदलाव नहीं आ रहा था। इससे क्या हुआ? कृषि विकास की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई। और जब देश की आबादी तेजी से बढ़ रही हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए समय समय पर कई बड़े सुधार हुए। कहानी शुरू होती है आज़ादी के बाद, जब जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया और भूमि सुधार लाए गए। फिर आया 60 और 70 का दशक, जिसने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति देखी। इनसे तो पैदावार में जैसे क्रांति ही आ गई। 80 और 90 के दशक में किसानों को सहारा देने के लिए फसल बीमा, ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई। और फिर किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं ने किसानों को और भी मजबूती दी। लेकिन जानते हैं, सारे सुधार सिर्फ सरकार ने नहीं किए। समाज के अंदर से भी एक बहुत बड़ी पहल हुई, जिसे भूदान आंदोलन कहा गया। इसे विनोबा भावे ने शुरू किया था। एक किस्सा है कि जब कुछ भूमिहीन गांव वालों ने जमीन मांगी, तो श्री रामचंद्र रेड्डी नाम के एक जमींदार खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 भूमिहीन लोगों में बांटने का प्रस्ताव दिया। इसी को भूदान कहा गया। और ये जो भूदान ग्रामदान आंदोलन था, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। सोचिए, बिना किसी खून खराबे के एक सामाजिक क्रांति। इसमें अमीर जमींदारों को प्रेरित किया गया कि वे अपनी मर्जी से अपनी कुछ जमीन भूमिहीनों को दान कर दें। वाकई ये भारतीय कृषि के इतिहास का एक बहुत ही सुनहरा पन्ना है। तो हमने आज भारतीय कृषि का पूरा सफर देखा, मिट्टी की सौंधी महक से लेकर एक विशाल सिस्टम तक। इसने अरबों लोगों को खाना खिलाया है, इसमें कोई शक नहीं। पर अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है कि आने वाली अगली अरब आबादी का पेट हम सस्टेनेबल तरीके से, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, कैसे भरेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब